ओके, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में अभी हम देख रहे थे कि हमने इस चैप्टर यानी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया जो हम ट्वेल्थ क्लास के पॉलिटी सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग कंट्री मतलब अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या चीज़ चल रही थी। साउथ एशियन कंट्रीज में किसे साउथ एशियन कंट्रीज हम कहते थे। उसके बाद से वो सातों कंट्री में से हम ज़्यादातर कंट्रीज जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में अप डाउन जो जो वहाँ हुए वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। कितनी बार वहाँ पे कभी मिलिट्री आ जाती थी, कभी डेमोक्रेसी आ जाती थी, तो क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या उसमें परेशानियाँ हुई, कौन कौन से लोग थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे और कौन कौन से बड़े लीडर्स बने किस टाइम पे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब बात करते हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश देखिए, ये क्या है कि बांग्लादेश पहले सबसे पहले क्या है, जैसे इतना बड़ा इंडिया है ना। मैंने आपको मैप वाइज भी प्रॉपरली दिखाया था कि जैसे ऐसे है, ऐसे करके इंडिया का मैप ऐसे करके जाता है और यहाँ पे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, यहाँ ऐसे करके, ये पूरा ऐसे जाता है और ये पूरे ऐसे सडन ऐसे करके और ये पूरा रीजन ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके नीचे पूरा रीजन जाता है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान आता है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले अलग था, सॉरी एक था। 47 में इंडिया के साथ था। पहले तो अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ था, लेकिन अफगानिस्तान हट गया काफ़ी पहले। फिर पाकिस्तान, ये दोनों को मिला करके बना। तो पहले ये एक साथ थे। 47 में क्या होता है कि पार्टीशन वगैरह होती है और ये दोनों एज अ पाकिस्तान निकलते हैं। फिर बाद में 71 1971, जिसका आपने कई बार सुना होगा, ये बहुत ही फेमस वॉर हुआ था। इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ 1971 में ये बांग्लादेश अलग हो गया। तो उसके बारे में अब हम कहानी पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो हुआ क्या। बांग्लादेश कह रहा है कि 71 47 से 71 में पाकिस्तान रहा ये, फिर पार्टीशन होता है जिसमें बांग्लादेश बनता है और बांग्लादेश एग्जैक्टली असम और बंगाल का पार्ट है। पहले बंगाल बहुत ही बड़ा होता था, बहुत ही बड़ा ऐसा मिला करके होता था। फिर इसको ऐसा ना पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, ये बहुत ही फेमस था। और उसके बाद से ये जो बांग्लादेश बना, ये कुछ ऐसे बंगाल का एरिया लेकर के और कुछ असम, ये देखो असम का एरिया आ रहा है यहाँ पे, यहाँ ऊपर जा करके सिक्किम वगैरह का एरिया आ जाता है, इधर दार्जिलिंग का एरिया है। तो ये सारे कुछ एरियाज जो हैं असम के, उनको भी लेकर के ये बनता है बांग्लादेश, है ना। तो ऐसे बनता है। फिर यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये हिस्सा था, किसका, पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान वालों ने जबरदस्ती इस पे उर्दू लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की। अब देखिए ये बंगाल से कट करके बना हुआ है, तो बंगाल से कटा है, तो यहाँ देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब बंगाली बोलते हैं। और बंगालियों पे आप अपने डोमिनेशंस डालना चाहते हो, इम्पोज करना चाहते हो उर्दू, तो उनको ऑब्वियसली खराब लगेगा। दूसरी बात, इसके साथ साथ वो लोग इनको कोई महत्व देते नहीं थे। जो भी टैक्स वगैरह होता तो वो सब तो लेते थे, लेकिन सारा जो मतलब बढ़ाने का काम है, जो डेवलपमेंट का वर्क है, वो हमेशा ही हमेशा होता था आपके किधर, वेस्ट पाकिस्तान में। वेस्ट पाकिस्तान का मतलब जो आज का पाकिस्तान है, तो वहाँ होता था। तो ये चीज़ इन लोगों की थोड़ी सी बुरी लगी। साथ ही हुआ क्या, यहाँ एक इलेक्शन वगैरह हुआ। यहाँ पे एक लीडर है जो नाम इम्पोर्टेंट है, शेख मुजिबुर रहमान। तो शेख मुजिबुर रहमान ने किया क्या, इन्होंने एक स्ट्रगल चलाया वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनियन के खिलाफ। और उसके बाद से इन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए ईस्टर्न रीजन को, हमें अपने अपने तरीके से सारा नियम वगैरह बनाए, ऐसा हमें चाहिए। तो 1970 में जो इलेक्शन होता है उसमें जो क्या होती है, द अवामी लीग लेड बाय शेख मुजिबुर रहमान। तो ये जो है इनके अगेन पार्टी का क्या नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो लीडर थे इनका नाम है शेख मुजिबुर रहमान, इनके पार्टी का नाम था अवामी लीग। ये जीत जाती है। जैसे ये जीत जाती है तो होता इतनी बड़ी जीत इनकी रहती है कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, वॉन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, उसमें सारी ही सीट जीत जाती है। जब सारी सीट जीत जाती है तो इतनी भारी मेजोरिटी रहती है, तो वो कुछ भी कर सकती है ना। तो ये कह रहा है सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द प्रपोज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर द होल पाकिस्तान। इधर भी चुनाव, इधर पाकिस्तान, ये इंडिया है, इधर भी पाकिस्तान जो है, उधर भी चुनाव चल रहा था, इधर बांग्लादेश वाले में चुनाव चल रहा था। सब जगह जब चुनाव हुआ, क्योंकि तब तो पाकिस्तान एक ही था, तो ये जो पार्टी थी वो इतनी ज्यादा सीट पाती है कि इधर कोई भी एक सिंगल पार्टी का आप सीट उठा लो तो उससे ज्यादा पार्टी थी, यानी इतना ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हो गया था। इससे ये लोग क्या है, जो पाकिस्तान वाले थे, जो आज के पाकिस्तान है, यानी उस समय वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, वो लोग इससे पूरी तरीके से डर चुके थे। फिर उसके बाद बट द लिखा है कि बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली। ये लोग पूरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि भाई अब पूरी तरीके से अलग कर लेंगे, ये ऐसा लग सकता था। तो तुरंत ही हुआ क्या, शेख मुजिबुर रहमान को तुरंत ही
क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। पहले ही हमने पढ़ लिया कि इस समय पे पाकिस्तान में कौन थे, तो जनरल याह्या खान थे। यहाँ पे ये थे जिनका मिलिट्री रूल था, है ना। तो इन्होंने क्या कराया कि वहां पे शेख मुजीबुर रहमान को पूरी तरीके से अरेस्ट कराया और कत्लेआम चालू हो गए थे। अरे बड़े लोगों को मारा इन लोगों ने, बड़े लोगों को मतलब मार डाला। तो उस समय हुआ क्या, आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट, बहुत ही लोगों को, यहाँ सिर्फ थाउजेंड्स लिखा है लेकिन इससे कई ज्यादा लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारना स्टार्ट किया, है ना। अब इससे हुआ क्या, अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आपका बांग्लादेश है तो यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे ये आपका ऐसे करके और ऐसे करके आपका, अगर ये कंट्री हम हमारी जा रही है इंडिया की, और ऐसे करके यहाँ जा रही है, और यहाँ पे ही बांग्लादेश है आपका, और बांग्लादेश पूरा ऐसे कवर्ड है। तो इंडिया जो है सबसे बड़ी इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो शेयर करती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। जस्ट ओके, तो हुआ क्या कि वहां पे इतनी ज्यादा लोगों को मारा जा रहा था, बहुत बुरी तरीके से मैसाकर्स हो रहे थे। तो इस कारण से मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, तो यहाँ से अगर लोग भागेंगे तो ऑब्वियसली कहाँ भागेंगे, या तो यहाँ भागेंगे या यहाँ भागेंगे या यहाँ भागेंगे, यानी ओवरऑल भाग करके आएंगे तो इंडिया में ही। तो सडनली कई सारे लोग इधर उधर भागे और ऑब्वियसली भाग करके इंडिया में आ रहे थे कई सारे लोग। इवन 12th क्लास में अगर आप इंग्लिश भी सब्जेक्ट आपके पे हो तो इस पे ऊपर एक चैप्टर है रैक पिकर्स के ऊपर, उसमें ये चीज बताया भी गया है, एक तरीके से दिखाया भी गया है कि इतने तरीके से लोग भाग करके, करीबन उसमें शायद आंकड़ा है 80 लाख के आसपास लोग भाग करके आए थे। तो इतने ज्यादा लोग जब एक जगह से दूसरी जगह मास एक्सोडस हो रहा था तो इंडिया को उसमें इंटरवीन करना ही था। तो इंडिया क्या करता है, स्टार्टिंग में इंटरवीन करने की कोशिश करता है। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने कहा कि भाई इंटरवीन इस टाइम पे करना चाहिए। लेकिन उस समय हमारे आर्मी चीफ थे फील्ड मार्शल मानिक शाह जी। तो इन्होंने क्या, सैम मानिक शाह जी, तो इन्होंने कहा कि भाई ये अभी सही समय है नहीं, बारिश का टाइम है, बाद में इंटरवीन करेंगे। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने पहले ही एक अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर, तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल गई, इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट करा। उसके बाद से इंडिया ने काफ़ी हेल्प करा कि बांग्लादेश को वहाँ से लिबरेशन मिले और वहाँ से पूरी तरीके से पाकिस्तानी चली जाए। तो उस पर एक फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं प्रॉपर, जिसमें प्रॉपरली उनसे ना साइन कराया गया था कि भाई आप लोग हार चुके हो और आप लोग छोड़ करके चले जाओगे। तो इस तरीके से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और उन लोगों ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट दिलाने में हेल्प की। लेकिन अब इसके बाद ऐसा थोड़ी है कि बांग्लादेश में सारी चीज़ें अच्छी हो गई। आपने देखा कि अवामी लीग के अंडर में जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान, तो इनको लोग सपोर्ट कर रहे थे। इतनी ज़्यादा इनकी प्रख्यात थी, प्रोमिनेंस थी, यहाँ पे लोग इतने फेमस इन्हें कर रखे थे कि सब लोग इनको ही वोट दिए। उसके बाद से हुआ क्या, 1975 में जैसे ही 71 में लिबरेशन मिला, 75 में पावर आया, पावर आते ही इनको अलग सा एक चस्का चस्का लगा और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और टू शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंट फॉर्म में इन्हें पूरी पूरी तरीके से पार्लियामेंट को चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ला दिया। इसमें होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है, जो हमने पिछले के चैप्टर्स में भी देखा था। उसके अलावा क्या किया इन्होंने, बताया कि भाई यहाँ पे हमारे यहाँ अब जो है कोई और पार्टी नहीं रहेगी, सिर्फ एक पार्टी है, हमारी अवामी लीग है, उसको आप अपने आप से आप वोटिंग कर सकते हो। तो ये एक नाम का डेमोक्रेसी रह गया। जब भाई आपके पास खाली एक ही पार्टी है तो या तो आप पार्टी के पक्ष में दोगे या तो अगेंस्ट में दोगे, अगेंस्ट ही में दे सकते हो, किसी और पार्टी को वोट दे ही नहीं सकते। तो ये चीज वहां चली गई। अब लोगों को थोड़ा सा ना अलग बुरा लगने लगा, क्योंकि ये बुरा लगने वाली बात ही है। हुआ क्या, आगे कहता है कि द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान इन ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट ही वाज असैसिनेटेड इन मिलिट्री अपराइजिंग। इनका असैसिनेशन हो गया अगस्त 1975 में, है ना, इनका असैसिनेशन हो जाता है। फिर उसके बाद से नए आते हैं, ये मिलिट्री रूलर रहते हैं, इनका नाम है जियाउर रहमान। ये आते हैं और इन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी नाम से एक पार्टी, अपनी एक पार्टी बनाई होती है और 1979 में ये इलेक्शन जीत जाते हैं। Again, he was assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General H.M. Irshad। अब आप देखो यहाँ पे कितना ज्यादा अनस्टेबल है। सबसे पहले आपके मुजफ्फर रहमान, उनका असैसिनेशन होता है, तो आते हैं अगले पर्सन 1979 में जिनका नाम है जियाउर रहमान। जियाउर रहमान का फिर से असैसिनेशन हो जाता है, तब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद। तो अब ये आ चुके हैं और ये अब आप यहाँ पे पूरे पावर में है 79 के बाद। तो कह रहा है कि द पीपल ऑफ बांग्लादेश soon rose in support of the demand for democracy. Students were in the forefront. Irshad was forced to allow political activity on a limited scale. ओके, तो लिमिटेड स्केल पे इनको
क्या करा, अलाउ करना पड़ा कि भाई आप अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकते हो, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट देख करके। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years। Mass public protest made Irshad step down in 1990. Elections were held in 1991. Since then, representative democracy based on multi-party election has been working in Bangladesh. तो 1991 के बाद हम देखते हैं कि इनको एक हार मिलती है और उसके बाद से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बांग्लादेश में काम करती है। मल्टी पार्टी जैसे इंडिया में आप देखते हो कि भाई कांग्रेस है, बीजेपी है ना, और टीएमसी है, कई सारे और पार्टीज है। तो इस तरीके से कई पार्टी मल्टी पार्टी वर्किंग यहाँ पे चलती है। ऐसे ही वहां पे अब डेमोक्रेसी एक तरीके से आ रखी है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिला। यानी पाकिस्तान, और पाकिस्तान से निकला है बांग्लादेश, है ना। तो जनरली जब मैच वगैरह होता है तो क्रिकेट मैचेस में आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली ये चीज़ें कही जाती है कि भाई इंडिया से पाकिस्तान निकला है, पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला है। इस पे थोड़ी मौकी वगैरह कभी लोग कर लेते हैं। तो ओरिजिन यही है कि इंडिया था, इंडिया से हुआ पाकिस्तान, अलग हुआ फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश। अब वहां पे ये चीजें चल रही हैं। तो अब अगला है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो ये सेकंड अगला टॉपिक है। देखिए हमने पाकिस्तान में बांग्लादेश के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम अपने नेपाल के बारे में। नेपाल के साथ अभी देख रहे हो आप कि नेपाल के साथ पहले हमारे रिलेशन बड़े अच्छे थे, बीच में थोड़ा सा रिलेशन गड़बड़ाया है क्योंकि नेपाल ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आने लगा चाइना के साथ। मतलब ये रिसेंट की बातें हैं। और जो काली नदी है उसके इश्यूज को लेकर के हमेशा इशू रहे, क्योंकि हर बार हर दो कंट्री के बीच में ज्यादातर इश्यूज बाउंड्री को ही लेकर के होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड की ये पूरी कहानी है ना। और उसमें भी अगर पानी वगैरह, पहाड़ आ जाए, पानी आ जाए, ये सारी चीजें आ जाए, नदियां आ जाए, तो इस पे तो होते ही होते बवाल है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद भी अभी क्या है कि केपी ओली है, तो उस फिर भी जो है थोड़ा सा सही सा है। सही सा रिलेशन इसलिए आप देखो कि जो नेपाल है, नेपाल इंडिया के साथ बहुत सारे कल्चर्स शेयर करता है। इंडिया से कई सारे लोग पशुपतिनाथ टेम्पल की तरफ जाते हैं, है ना। ये भी देखने को मिलता है। नेपाल से यहाँ देखिए अभी महाकुंभ हुआ 2021 में, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जो 2000 तक वो राजा थे, तो उधर से आए थे लोग और महाकुंभ में हिस्सा उन लोगों ने लिया था। तो बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज आपस में एक दूसरे के साथ होती है। अब यहाँ देखने को मिलेगा कि पहले आपको मोनार्क सिस्टम था नेपाल में, फिर डेमोक्रेसी आई 2006 के पहले। वहां पे क्या था, मोनार्क मतलब राजा वाला शासन था वहां पे। फिर आया यहाँ पे डेमोक्रेसी। अब देखिए ये होता क्या है। नेपाल एक हिंदू किंगडम रहा पास्ट में, लेकिन धीरे धीरे फिर वहां मोनार्क सिस्टम आ गया, राजा महाराजा फिर वहां आने लगे। अब कई साल तक मोनार्क सिस्टम वहां पे चलते रहा। अब वहां होता क्या था कि ऑब्वियसली राजा रहेंगे तो राजा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। बहुत सारे फायदे भी हैं राजा मतलब मोनार्की की, बहुत सारे नुकसान भी हैं। मोनार्की के फायदे ये हैं कि भाई अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अगर देश के हित में है और पॉजिटिव डिसीजन आपको लग रहा है सबके सम्मति से, तो आप उसे ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर बार लोग आ जाएंगे उसे अपोज करने के लिए, और वो थोड़ा फास्ट डिसीजन होंगी और जल्दी जल्दी डिसीजन लिए जा सकेंगे। नुकसान तो कई सारे हैं। नुकसान भी आप देखते हो कि भाई जो अगर सही बंदा नहीं रहा टॉप पे, तो वो कैसे भी डिसीजन ले सकता है और उससे काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कहता है नेपाल हैव वांटेड अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बट द किंग विद द हेल्प ऑफ द आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। लोग चाहते थे कि और डेमोक्रेसी वगैरह आए, लेकिन राजा हमेशा क्या करे वहां पे, उन्होंने आर्मी वगैरह की सहायता लेकर के हमेशा ही मोनार्क सिस्टम रखा। इससे थोड़ा सा अपसेट होकर के यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ पे 1990 में क्या होता है कि कई सारी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलती है। भैया हमें डेमोक्रेसी चाहिए। इसी के साथ एक और प्रो डेमोक्रेसी तो चलती है, जैसे अभी मोनार्क चल रही है, और फिर प्रो डेमोक्रेसी आ गई, फिर इस पे तीन एक और आ गए माओइस्ट वाले। माओइस्ट वाले इन लोगों ने मतलब इन लोगों ने अपने पास क्या कर लिया, आर्म वगैरह रखना स्टार्ट कर दिया कि भैया ऐसा है कि अब क्या है, हाँ जितने भी राजा लोग हैं, मोनार्क है, और जितनी भी रूलिंग एलिट है, उनके खिलाफ हमारी इंसर्जेंसी चलेगी, हमारी पूरी पूरी तरीके से एक विद्रोह चलेगा, उनके खिलाफ हमारी बगावत होगी। इस वर्ड का मतलब है बगावत। तो बगावत रहेगी उनके खिलाफ। तो कंटिन्यूअसली वो गोरिल्ला, जैसे गोरिल्ला वारफेयर वगैरह आप सुनते हो, तो ऐसे अटैक वो करते रहते थे। जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी पे छुपे रहेंगे, यहाँ पे छुपे रहेंगे, सडनली कोई आ रहा है, इस पर अटैक कर दिया उन्होंने। तो ऐसी चीजें वहां चल रही थी। तो यहाँ पे अब क्या है, ये एक ट्रायंगुलर यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। इससे परेशान हो गए। राजा ने कहा यार ऐसा है कि अब जो है, जो मैंने फ्रीडम दी थी वो मैं वापस ले रहा हूँ। 2002 में कह दिया भैया पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, बस राजा ही यहाँ पे अब चलेगा और किसी का कुछ चलने वाला है नहीं। इससे लोगों के अंदर थोड़ा सा क्रोध आया। 2002 से 2006 तक चले। इन अप्रैल 2006 देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट। अब प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हो गया। तो इसमें हुआ क्या कि जब प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इतना बड़े लेवल पे चल रहा है, तो
लोगों को क्या है कि मतलब राजा को मानना पड़ा डेमोक्रेसी की चीजें, और फिर लिखा हुआ है द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अचीव देयर फर्स्ट मेजर विक्ट्री व्हेन द किंग वाज फोर्स्ड टू रीस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट हैड बीन डिसॉल्व्ड इन 2002। पहली जीत इनको तब मिली जब फिर से लागू कर दिया गया कि भैया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज जानते हो आप, तो ये होगा। यानी कि ये एक सिंबल था कि भाई डेमोक्रेसी अब वापस आ सकता है। दूसरी चीज यहाँ लिखा हुआ है द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय सेवन पार्टी अलायंस। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी, सेवन पार्टी अलायंस एंड द माओइस्ट एंड द सोशल एक्टिविटीज। ये तीन लोग मिल करके चला रहे थे, तीन ये गुट थे जो ये मिल करके चला रहे थे, जो ये प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए हो रहा था। तो अब लिखा हुआ नेपाल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इज नॉट कंप्लीट एट द मोमेंट, नेपाल इज अंडर गोइंग यूनिक मूवमेंट इन इट हिस्ट्री। मैंने आपको बताया अभी वहां पे जो राजा के पद पे थे, वो अभी यहाँ पे आए थे, जल्द ही यहाँ पे जो हमारे यहाँ कुंभ होता है, महाकुंभ। तो इसका मतलब ये है कि वो अभी ये दिखाना शो करना चाहते हैं कि अभी यार मैं खेल में हूँ, और मैं अब जरूरत पड़ी नेपाल को, जैसे इस समय लग रहा है वहां पे बहुत ही अनस्टेबल चीजें चल रही हैं, तो आ सकता है। तो उन्होंने बोला कि अगर भाई अगर ऐसी जरूरत आती है तो आप मेरे तरफ देख सकते हो और मैं राजी हूँ चीजों के लिए। एक ये सिंबल था, मुझे लगता है ऐसा पर्सनल। तो यहाँ कह रहा है कि इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट्स मूविंग टुवर्ड्स दिस फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट विल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। Some sections in Nepal still think that a nominal monarchy is necessary for Nepal to retain its link with the past. कुछ लोग ऐसा मानते हैं भाई मोनार्की सही है, पहले पास से हमारा लिंक बड़ा बना रहे। The Maoist groups have agreed to suspend armed struggle. They want the constitution to include the radical programs of social and economic structuring. All the parties in the SPA may not agree with this program. The Maoist and same other political groups are also deeply suspicious of Indian government and its role in the future Nepal. देखो कई लोग क्या है, देखो माओइस्ट ने जब ये चीजें आ गई वापस से डेमोक्रेसी के पक्ष में चीजें होने लगी, तो माओइस्ट ने अपने आर्म स्ट्रगल को रोक दिया, भैया अब ऐसा है नहीं कि हमें किसी पर हत्या वगैरह करनी है। साथ ही साथ वहां पे कह रहा है कि बहुत सारी पार्टीज जिसमें एसपीए भी है, वो कई सारी चीजों पे एग्री नहीं कर रही थी, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि सम अदर पॉलिटिक्स ग्रुप आर आल्सो डीपली सस्पिशियस, काफी सस्पिशियस में है किस चीज को लेकर के, कि जो इंडिया का मतलब इंडियन गवर्नमेंट और इट्स रोल इन द फ्यूचर नेपाल, कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या क्या रोल रहेगा नेपाल के फ्यूचर में, इसको लेकर के थोड़ा सा सस्पिशियस कंडीशन में वो है। तो ये एक नेपाल के बारे में चीजें लिखी हुई हैं, तब से लेकर के 47 से लेकर के फिर अभी तक में क्या रहा, आपको देखने को इन सब में के एग्जांपल से मिल रहा होगा कि डेमोक्रेसी ही जो है वो ज्यादा ऊपर की तरफ अभी चल रही है। अब आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि जो हमारा श्रीलंका है, श्रीलंका में आपने बहुत ही लंबा सिविल वॉरफेयर चलता है। इसी में जो एक बार इंटरवीन हुआ इंडिया इंडिया उसके बाद से बाहर भी निकला, पीस ट्रीटी वगैरह साइन हुई, उसके बाद से जो एसासिनेशन होता है राजीव गांधी जी का, उसमें ये वॉर में जो इंटरवेंशन था इंडिया का, ये बहुत ही प्रोमिनेंट रोल निभाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये चीज जो बहुत ही दुखद थी इंडिया के लिए उस समय पे, तो ऐसी चीज हुई वहां पे। तो इसकी चीजों की हम आगे अभी देखने वाले हैं। श्रीलंका के बारे में हम देखेंगे वहां किस तरीके से सिविल वॉर वगैरह चली, क्या डेमोक्रेसी चली, और बाकी हम इंडो पाकिस्तान और बाकी इंडिया की और कंट्रीज के साथ जो जो हमारे रिलेशंस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सारी चीजें इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ ये सारी चीजें देखेंगे। तो इतना चैप्टर में भैया आपके और बचा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस। और इस कंप्लीट जो वीडियोस हैं पहले के और बाद के पूरे ही 12th के हिस्ट्री के पॉलिटी के, वो सारे ही प्लेलिस्ट में आपको अरेंज मिलेंगे। आप एक बार ही उसको देखते रहना, सब्सक्राइब वगैरह करते रहना ताकि डिटेल्स आप तक आती रहे। थैंक यू।